गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। तो पिछले जो पार्ट 1 में है वो यानी आपको हार्ट की कार्यप्रणाली यानी कि हृदय की कार्यप्रणाली समझाई थी। आज उससे आगे का टॉपिक है यानी जो रक्त परिसंचरण तंत्र का आगे का जो टॉपिक है, इसमें क्या है कि हमारे शरीर में रक्त किस प्रकार गमन करता है, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं आज। तो धमनियाँ और शिरा, इनसे पहले मैं थोड़ा आपको एक रेखा चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि रक्त शरीर में किस प्रकार परिवहन करता है ऊर्जा का। ये हमारा हृदय है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रत्येक कोशिका को एनर्जी की आवश्यकता होती है और ये एनर्जी है जो रक्त के द्वारा ही कोशिका को उपलब्ध करवाई जाती है। तो पहले मैं आपको थोड़ा कोशिका का संक्षेप में बता देता हूँ कि बाद में बीच में बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। हमारे शरीर में अनगिनत कोशिकाएं गिनी नहीं जा सकती। तो इन कोशिकाओं के बीच में एक जगह होती है जो खाली जगह होती है, उसमें द्रव भरा रहता है। मान लो मैं थोड़ा बड़ा ही बता देता हूँ कि उसमें द्रव भरा रहता है। तो इस तरह द्रव को कहते हैं कोशिका बाह्य कोशिका द्रव, बाह्य कोशिका द्रव यानी ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो ये कोशिका है और इधर है हार्ट। तो हृदय से शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर जाती एरोटा यानी महाधमनी। महाधमनी की जो शाखा होती है उसको कहते हैं, वो इससे छोटी होगी शाखाएं, तो उनको कहते हैं आर्टरीज यानी कि धमनी। और धमनी से जो छोटी शाखाएं होती हैं उनको कहते हैं आर्ट्रियल यानी कि धमनिका। तो धमनिका आगे कैपिलरीज जिनको कहते हैं केशिकाएं, कोशिका नहीं केशिकाएं अलग है, कैपिलरीज है। तो ये जो धमनिका है ये अपना जो ब्लड है ऑक्सीजन युक्त केशिकाएं इसे केशिकाओं तक पहुंचा देती है और केशिकाएं ये इस ECF में छोड़ देती है और ECF से कोशिका ग्रहण कर लेती है और यहीं से कोशिका जो उत्सर्जन करती है वो भी इसी ECF में कर देती है, तो यानी कि CO2। तो CO2 यही केशिकाएं हैं जो CO2 लेकर सीरिका वेन्यूल को पहुंचा देती है और सीरिकाएं मिलकर आगे शिरा में चली जाती है, शिरा जिसको कहते हैं वेन, और ये आगे महाशिरा और महाशिरा हार्ट में चली जाती है। तो इस प्रकार है ना जो रक्त परिसंचरण करता है पूरे शरीर में। तो इसको दोबारा समझेंगे थोड़ा सा। ऑक्सीजन युक्त रक्त सबसे पहले महाधमनी से होता हुआ धमनी में, धमनी से धमनिका, धमनिका से केशिकाएं और केशिकाएं हैं जो 100 केश को जो ECF जो बाह्य कोशिका द्रव है इसमें छोड़ देती है और वहां से केशिकाएं ग्रहण कर लेती है। इसका कोशिका जो उत्सर्जन करती है जैसे CO2, तो CO2 को केशिकाएं सीरिका तक पहुंचा देती है, सीरिकाएं शिरा में और शिरा महाशिरा में और महाशिरा हृदय में आ जाती है। जो वेना कावा होती है वो आपको बताया मैं, हार्ट के अंदर ये आपको बताया हुआ है। तो इस प्रकार है जो ऊर्जा पहुंचती है इस तक कोशिका तक। तो अब बात आ जाती है अपने धमनियां और शिराओं में क्या डिफरेंस होता है, इनमें अंतर। तो धमनियां, तो इसकी डेफिनेशन भी है, मान लो कि देखो कि धमनी होती है जो हृदय से शरीर की ओर रक्त लेके जाती है। तो ये ध्यान देना कि धमनियां कौन सी होती है जो हृदय से शरीर यानी अंगों की ओर रक्त लेके जाती है, उसे धमनियां कहते हैं। और शिराएं होती है वो इसके अपोजिट होती है,
शरीर या अंगों से हृदय की ओर रक्त लेकर आती है। 2 नंबर इनमें जो मुख्य डिफरेंस है, धमनियों में जब हृदय से धमनी जाएगी शरीर की ओर तो ये ऑक्सीजन लेकर जाएगी, यानी कि ये ऑक्सीजन युक्त होती है। धमनियों में जो रक्त पाया जाता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है, और ये जो शरीर या अंगों की तरफ से हृदय की ओर जाएगा वो शिराएं होंगी, वो CO2 युक्त रक्त होगा इनमें। अब एक होती है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी क्या है? हृदय से अंग की ओर जाती है तो वो धमनी है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। अंग कौन से अंग की ओर जाती है वो मैंने आपको पहले चैप्टर में करवाया है कि वो फेफड़े की ओर जाती है, और फेफड़े की ओर हृदय से ऑक्सीजन नहीं जाता। हृदय से ये क्या करती है? पल्मोनरी धमनी है जो हृदय से अंग यानी कि फेफड़े की ओर जाती है, तो ये CO2 युक्त रक्त होता है इसमें। तो देखो, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर बाकी जितनी भी धमनियां हैं उनमें सभी में ऑक्सीजन होगा, ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा उनमें। अब शिराएं क्या है? शिराएं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होगा। तो जो पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी शिरा है, पल्मोनरी शिरा ये क्या है? फेफड़ों से हृदय की ओर जाती है, तो फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड लेके नहीं आएगी हृदय की ओर, ये ऑक्सीजन लेके आएगी। तो पल्मोनरी शिरा को छोड़कर बाकी सभी शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होगा, और यानी कि ठीक इसके अपोजिट हो गई। और ये जो पल्मोनरी है इनकी फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, ये आपको मैंने पहले तो चैप्टर में करवा दिया था। इसका जो पार्ट 1 है रक्त परिसंचरण तंत्र के पार्ट 1 में आपको मैंने ये समझा दिया था। हम जो 3 नंबर इनका जो ब्लड प्रेशर होता है BP वो ज़्यादा होता है धमनियों का, और इसका BP ब्लड प्रेशर कम होता है। तो देखो ज़्यादा है, कोई भी मतलब पाइप में अगर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो मजबूत होगी, ये क्या है? पतली होंगी, ठीक है। ये त्वचा की गहराई में पाई जाएंगी, और ये त्वचा के ऊपरी परत में, त्वचा के ऊपरी परत, जैसे हमारे इंजेक्शन वगैरह लगते हैं ना हाथ में, ये जो, तो ये धमनी में लगते हैं, सॉरी शिरा में लगते हैं, क्योंकि ये त्वचा के ऊपरी भाग में होती है और पतली होती है। ये मजबूत होती है और गहराई में होती है। और BP ज़्यादा होने की वजह इनका जो व्यास है वो कम होगा, और इनका जो व्यास है वो अधिक होगा। लचीली तो दोनों ही होंगी। और एक है, अगर धमनी को बिल्कुल खाली कर दिया जाए तो ये पिचकेगी नहीं, पिचकेगी नहीं, यानी कि धमनी में से अगर रक्त पूरा निकाल दिया जाए तो पिचकेगी नहीं, वो वैसे ही पड़ी रहेंगी। और ये क्या है? रक्त ना होने पर पिचक जाएंगे, शिराएं होती हैं। अब इनका जो BP जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, तो इनमें वाल्व नहीं पाए जाते, वाल्व नहीं पाए जाते, और इसमें वाल्व पाए जाते हैं। इसमें वाल्व क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वाल्व का काम क्या है? वाल्व का काम होता है रक्त को एक ही दिशा में बहाना, ठीक है, वापस बैक नहीं आए। तो अगर यहाँ पर BP कम होता है, कहीं अगर रक्त वापस चल पड़े तो इसके लिए वो वाल्व लगे होते हैं, वो मतलब रक्त को बैक नहीं चलने देते हैं, ठीक है। और इसमें अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस टॉपिक में सरल ही है। अब आपको मैं ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप के बारे में बताता हूँ। रक्तचाप, तो रक्तचाप नापने वाला यंत्र होता है स्फिग्मोमेनोमीटर, तो रक्तचाप यानी कि BP को मापने वाला यंत्र होता है। अब देखो,
जो धमनी का जो बीपी होता है सामान्य, वो होता है 120 mmHg, और इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। और शीरा का जो सामान्य जो ब्लड प्रेशर होगा वो 80 mmHg, ये होता है डायस्टोलिक। अगर इससे कम हो जाए, यानी कि 120 और 80 होता है, इससे अगर कम हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपोटेंशन। कम होने की कंडीशन को कहते हैं हाइपोटेंशन, यानी कम रक्तचाप, यानी लो बीपी। और ज़्यादा हो जाए, जिसको बोलते हैं हाई बीपी बोलते हैं, उसको कहते हैं हाइपर टेंशन, यानी अधिक रक्तचाप, यानी कि हाई बीपी। तो ये हमारा जो टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये अब कंप्लीट हो गया है। आप जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, दोनों देखोगे तो आपको पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है समझ में आ जाएगा। और आप ये पढ़ना और इस पर कमेंट ज़रूर किया करो आप।